हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्य एकेडमी क्लासेज में। दोस्तों, ये हमारी संविधान सभा पे तीसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी हम सामान्य चर्चा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने जब इसको शुरुआत की थी तो कई सारी हमें प्रॉब्लम्स थी। शुरुआत में लाइटिंग की प्रॉब्लम्स थी, तो थोड़ी इतनी सही क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। फिर थोड़ी सी हमने जब लाइटिंग बढ़ाई थी तो ब्लरिंग की समस्या आ रही थी। इस क्लास में दोस्तों हमने इसकी जो ब्लरिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी, इश्यू था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया है और एकदम आपको एकदम साफ स्वच्छ क्लास देखने को मिलेगी, जिससे तो आप अच्छी तरह से चीजों को समझ सकें, समझ के पढ़ सकें और सरल तरीके से प्रस्तुत करना। ये तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारी जो क्लास देख रहे हैं तो चाहे आप पर्टिकुलर टॉपिक देखें या पूरी क्लास हमको फॉलो करके सारी पूरा संविधान देखें, तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और कई साथी ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसे का अभाव होता है, वो क्लासेस नहीं देख पाते हैं, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दिव्य एकेडमी क्लासेस पर सर्च कर सकते हैं। और जब हमारे देखें तो आप इस बात का निर्णय लें कि हमारी क्लास कितनी अच्छी जा रही है। बाजार में भी आप बहुत सारी क्लासेस देख रहे होंगे। जब आपको हमारी क्लास पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे हम उतनी और अच्छी, जो भी हमें कोई इश्यू आएगा तो उसको हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसे लड़के जो थोड़ा अभाव होता है, उनके पास क्लासें पूरी मतलब वो परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छी से अच्छा समाधान कैसे पहुंचा सकें, उन्हें समझा सकें, ताकि जो जटिल प्रकृति के क्वेश्चंस आरपीएससी और बोर्ड द्वारा पूछे जा रहे हैं उनका आसानी से हम एग्जाम हॉल में सामना कर सकें। तो हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। संविधान सभा का ये तीसरी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम शुरुआत जो हमने पिछली क्लास की थी वो किया था कि राष्ट्रपति के से संबंधित जो हम मैटर पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाई जाती है, राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, मनोनीत होंगे, इस विवाद को हम पढ़ रहे थे। एक बार पुनः इस विवाद को हम दोहराते हैं ताकि हमारी पिछली क्लास से आप कनेक्ट कर पाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति पहले भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब भारत में तय हुआ कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उससे पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा में बतौर अध्यक्ष की भूमिका में अपनी योगदान दे रहे थे, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। लेकिन जब अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई और ये अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, तब उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में रखा गया। लेकिन राष्ट्रपति जी के संबंध में जो विवाद, जो देखने में जो समस्या देखने को मिलती है, जो समझने में प्रॉब्लम आती है, वो एक तो ये आता है कि राष्ट्रपति जी को निर्वाचित थे या मनोनीत थे, और दूसरी क्वेश्चन ये होता है कि इनको शपथ किसने दिलाई थी, क्योंकि उस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो 28 जनवरी के 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट था नहीं। और ये हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है। तो सवाल था कि इनको शपथ किसने दिलाई थी। तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले 1935 का एक्ट काम कर रहा था और 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया था। जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट फेडरल कोर्ट के जो सीजे थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जी ने हीरालाल जे कानिया जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई। और ये शपथ दिलाई गई थी 26 जनवरी 1950 को
जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति को हीरालाल कानिया जो सीजे थे फेडरल कोर्ट के उनके द्वारा शपथ दिलाई गई। अब बात आती है कि निर्वाचित के मनोनीत थे। तो मैं आपको बताऊं कि पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि निर्वाचित किया किसने था, क्योंकि राष्ट्र हम तो ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव निर्वाचन किया जाता है। तो उस समय तो ना लोकसभा थी ना विधानसभा थी, तो आखिर इनका निर्वाचन किया किसने था। तो हम निर्वाचन की बात करें कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किसने किया। राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन किया था उसमें जो हमारी 26 नवंबर 1949 के बाद जो हमारी संविधान सभा थी वो अनुच्छेद 379 के अनुसार तदर्थ संसद के रूप में काम करने लगी थी। तदर्थ संसद के रूप में काम, जब संविधान सभा तदर्थ संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों को देख रही थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास विधायिका भी थी और विधायिका कौन काम कर रही थी विधायिका के रूप में, तदर्थ संसद, जिसको क्या संविधान सभा थी। लेकिन जब ये संविधान सभा तदर्थ संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, क्योंकि वो तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता के लिए जीवी मावलंकर का नाम चुना गया था कि जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में विधायिका की बैठक बैठती है और यह बैठक राष्ट्रपति जो विधायिका थी यह राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो इस तरह हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे हमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति मिले थे, कोई मनोनीत राष्ट्रपति नहीं थे। तो ये दो बातें, एक तो राष्ट्रपति निर्वाचित थे और इनको जो शपथ दिलाई थी हीरालाल कानिया के द्वारा दिलाई गई थी, जो कि 1935 के एक्ट के द्वारा जो स्थापित फेडरल कोर्ट था उसके सीजे थे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि 3 वाचन कौन कौन से वाचन हुए थे, उन वाचनों को समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी ट्रिक से समझेंगे ताकि वो हमें हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें याद बनी रहे, क्योंकि उसमें थोड़े डाटा हैं तो डाटा को भूलने का काफी संभावना रहती है कि हम भूल ही जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम उनसे भूले ना। तो 3 वाचन होते हैं हमारी संविधान सभा के, 3 वचन, पहला, दूसरा और तीसरा। वाचन जो हुए थे वो टोटल 3 वाचन हुए थे। जो प्रथम वाचन था, दूसरा वाचन था और तीसरा वाचन था। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाचन में हम ऐसा करते हैं 1948 लिखते हैं, यहाँ पे हम 1948 लिखते हैं, यहाँ भी 1948 लिखते हैं, 3 बार हम 1948 लिखते हैं और 3 बार यहाँ भी 1949 लिखते हैं, 1949। अब थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं, समझते हैं चीजों को कि जो अंतिम वाचन था, तीसरा जो वाचन था उसकी जो अंतिम जो डेट थी वो थी 26 नवंबर। अब 26 नवंबर को तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसका जो अंतिम जो अधिवेशन था उसकी जो अंतिम बैठक थी, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, तो उसके 11वें अधिवेशन की जो अंतिम बैठक थी वो 26 नवंबर को हुई थी। बस यही ध्यान रखना है कि ये 26 नवंबर को हुई थी। तो 26 को हुई थी, तो ये डेट कितनी थी, तो इसको हम थोड़ा बाल दिवस के रूप में याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया। तो 14 नवंबर को बाल दिवस था और 26 नवंबर को इसकी अंतिम बैठक थी। तो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन हुआ था। अब थोड़ा सा इसको ऊपर चले तो 14 नवंबर से ऊपर क्या है, 15 नवंबर लिख सकते हैं।
15 नवंबर लिख सकते हैं कि 15 नवंबर 1949 से दूसरा वाचन स्टार्ट होता है और ये चलता कितना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 15 नवंबर, तो एक महीना पीछे और इसमें थोड़ा दो जोड़ के देखें तो 17 अक्टूबर तक ही जाता है। 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1949। तो 15 यहाँ तक तो 26 नवंबर का कोई इश्यू नहीं, 14 का भी दिक्कत नहीं, 15 का कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें 15 नवंबर से थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एक महीना पीछे रखना है, तो 17 अक्टूबर था। और जो पहला वाचन था इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि 4 से लेके 9 नवंबर के बीच में था। 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। तो ऐसे थोड़ा समझ के इसको देखा जाए तो ये याद रखा जा सकता है कि पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में था। जो दूसरा वाचन था ये 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर तक जाता है। तीसरा जो वाचन है, जो बाल दिवस के रूप में थोड़ा याद रखें, 14 नवंबर, और ये 26 नवंबर तक जो अंतिम, जो अधिवेशन की अंतिम बैठक थी, यानी कि जो 11वें अधिवेशन की अंतिम बैठक थी उसमें। तो ये मेरे को लगता है कि आपको वाचन अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अब हम वाचन के बाद अगली चीज पढ़ते हैं कि संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य रहे थे और कौन कौन से पदाधिकारी रहे थे। दो चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि अगर हम टोटल सदस्य तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर पहला आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जब पहली बार संविधान सभा गठित हुई थी 389 सदस्य थे, और जब भारत स्वतंत्र हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो 324 सदस्य बचे थे। तो इतने सदस्यों का नाम तो याद करना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं एग्जाम के नजरिए से जो इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे। कि सदस्य कौन कौन से थे। तो संविधान सभा में जब हम बात सदस्यों की करते हैं तो हम पढ़ते हैं, कई एग्जामों में लाइन पूछी जाती है कि संविधान सभा में कौन किन 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 का प्रतिनिधित्व था। क्या ये संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते थे? जी हाँ, बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि सभी दलों से इसमें सदस्य थे। कांग्रेस भी से भी थे, मुस्लिम लीग से भी थे, अलग अलग दल जो बने हुए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनी हुई हो या सिखों से हो, चीफ कमिश्नरी रही हो, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन रही हो, सबसे इनमें सदस्यों को शामिल किया गया था। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मतलब ये ऐसी नहीं थी कि किसी एक दल से थे, इसमें बहुत सारे दलों का इसमें प्रतिनिधित्व था, इसमें पार्टिसिपेशन था, और इसी से हमारे जो पूरे देश की जो अभिव्यक्ति थी वो संविधान सभा में स्पष्ट झलकती थी। तो पहले देखते हैं कांग्रेस से कौन कौन इसमें शामिल किया गया था। कांग्रेस में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे कहां से। नेहरू साहब थे कहां से? तो नेहरू जी संयुक्त प्रांत से आए थे चुन के, संयुक्त प्रांत से चुन के आए थे नेहरू साहब। फिर थे एक बहुत बड़े नेता थे जिनकी बड़ी ही कहते हैं कि एक संदेहास्पद मृत्यु हुई थी उनकी, जो कश्मीर में उनकी डेड बॉडी मिली थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, ये दूसरे नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। नेहरू जी संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। और एक थे जो कांग्रेस के सदस्य थे, एंग्लो इंडियंस के रूप में उनका चुनाव हुआ था, वो था फ्रैंक एंथोनी साहब। फ्रैंक एंथोनी जो पहले एंग्लो इंडियंस थे,
फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियंस थे और इनका चुनाव किया गया था सीपी व बरार जो क्षेत्र था वहां से चुन के आए थे। ये एंग्लो इंडियंस के रूप में थे फ्रैंक एंथोनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सदस्य थे। नेहरू जी संयुक्त प्रांत से थे। तो तीन बड़े नाम थे जो कांग्रेस के इनके सदस्य रहे थे। इसके बाद आती है कांग्रेस के बाद दूसरा जब हम पढ़े तो मुस्लिम लीग का आता है और मुस्लिम लीग से आते हैं जिन्ना जी। जिन्ना जी नहीं बोलने क्योंकि जिन्ना जी जैसे बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। जिन्ना, तो जिन्ना साहब जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग से चुन के आए थे, लेकिन उनका चुनाव हुआ कहां से था? तो उनका चुनाव हुआ था पंजाब से। ये इंपॉर्टेंट बात है कि चुने कहां से गए थे? तो पंजाब से चुने गए थे। इसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब का नाम आता है। भीमराव अंबेडकर जो उस समय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ये अध्यक्ष थे। और इनका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जो बंगाल का जो पूर्वी भाग था, पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था। पूर्वी बंगाल से इनको चुना गया था। जब पूर्वी बंगाल का हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है, जो तत्कालीन पाकिस्तान था उसका हिस्सा बन जाता है, तो फिर इनका चुनाव, क्योंकि वो तो इनका पूना से इनका चुनाव किया गया था। बाद में दोबारा से पूना से चुन के आए थे जब पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो तत्कालीन पाकिस्तान था उसका हिस्सा बन जाता है, तो ये वहां से चुने थे। इसके बाद जब थोड़ी सी अगर अम्बेडकर साहब की देखें तो ये चुनाव भी लड़े थे और पहले बंबई उत्तर केंद्र से चुनाव लड़े थे तब 1952 में, तब ये चुनाव हार गए थे। और उसके बाद ये बांद्रा से चुनाव लड़े थे, तब भी ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य रहे थे जब तक ये जिंदा रहे थे, तब तक पहले बंबई से और फिर बाद में बांद्रा से चुनाव लड़े थे। लेकिन दोबारा जो चुन के आए थे संविधान सभा के लिए तो वो पूना से चुन के आए थे। तो ये तो अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब के बाद आता है जगजीवन राम। तो जगजीवन राम साहब का जो वो थे जगजीवन राम, इनकी थी जगजीवन राम के ऑल इंडिया के नाम से थे। उनकी इनकी थी डिप्रेस क्लासेज लीग के नाम से थी, डिप्रेस क्लासेज लीग। ऑल इंडिया जगजीवन राम जी की ऑल इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा भी गया है। डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, क्योंकि जब डिप्रेस क्लासेज के नाम से क्वेश्चन आता है तो अमूमन अम्बेडकर साहब का ऑप्शन में रहता ही है, तो गलती की गुंजाइश काफी ज्यादा हो जाती है कि जगजीवन राम को जगह पर अम्बेडकर का नाम चुन देते हैं कि ऐसा जगजीवन राम जो थे वो ही रहेंगे। और इनका जो चुनाव की बात है कहां से जुड़े हुए थे? तो बिहार से थे। इनका चुनाव बिहार से हुआ था। इसके बाद हम बात करें तो देसी रियासतों से भी चुनाव हुआ था और वो एकमात्र महिला थी जो देसी रियासतों से चुनी गई थी, एनी मस्करेनी का जो देसी रियासतों से चुनाई गई थी और एकमात्र महिला थी। देसी रियासतों से चुनी गई एकमात्र महिला एनी मस्करेनी। और चर्चा जब हम जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। एक थे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन से थे, उनका नाम था कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह
जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की अध्यक्षता कर रहे थे, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये भी बिहार से थे। इसके अलावा बात आती है चीफ कमिश्नरी की, कि चीफ कमिश्नरी से, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि चीफ कमिश्नरी से कौन कौन चुने गए थे। तो सबसे पहले तो अजमेर जो मेरवाड़ा से चुने गए थे वो मुकुट बिहारी थे, मुकुट बिहारी भार्गव साहब। और जो दिल्ली से चुने गए थे वो देशबंधु गुप्ता थे। और सीएम पुनाका चुने गए थे कुर्ग से, सीएम पुनाका चुने गए थे कुर्ग से। और एक और बचती है, वो है बलूचिस्तान से, तो वो नवाब मोहम्मद खान थे, वो वहां से चुने गए थे। तो ये 4 नाम और हैं, मैं नाम तो लिख ही देता हूँ कि मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे, सीएम पुनाका जो कुर्ग से चुने गए थे, और देशबंधु गुप्ता जो गुप्ता थे, ये इनका दिल्ली से चुनाव हुआ था। और अंत में वो है नवाब मोहम्मद, इनका बलूचिस्तान से चुनाव हुआ था। बाद में जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो फिर चीफ कमिश्नरी में केवल कितने रह गए, 3 रह गए थे। ये तो चला जाता है, यहाँ से निकल ही जाता है। तो इस तरीके से मुकुट बिहारी, सीएम पुनाका, देशबंधु गुप्ता, नवाब मोहम्मद, ये यहाँ से चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। बाकी तो ये सब सामान्य। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाले होते हैं। डिप्रेस क्लासेस अगर आएगा तो जाएगा जगजीवन राम, और शेड्यूल कास्ट आएगा तो जाएगा अंबेडकर साहब। और एक और है, हाँ एक चीज और छुट्टी है, वो है सोमनाथ लाहिड़ी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से चुने गए थे। क्योंकि एक जो सदस्य था कम्युनिस्ट से भी था, तो कम्युनिस्ट से था सोमनाथ लाहिड़ी, कम्युनिस्ट नेता थे, और इनका चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया था। कम्युनिस्ट, तो इस तरीके से पार्टी से इनका चुनाव हुआ था। इस तरीके से हमने मोटा मोटा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता थे जो एग्जामों में से संबंधित क्वेश्चन बने या इसमें आगामी बन सकते हैं, तो वो हमने पढ़ने की कोशिश की। अब हम जो संविधान सभा के सदस्यों के अलावा हम देखेंगे, तो वो देखेंगे पदाधिकारी के, कौन कौन से पदाधिकारी थे जो संविधान सभा के अलग अलग पदों पर रह के हमारे संविधान निर्माण में उन्होंने महती भूमिका निभाई थी। तो संविधान सभा के पदाधिकारियों की बात करें तो हम चलेंगे सबसे पहले जब पहली बैठक होती है, यानी 9 दिसंबर को, कि 9 दिसंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब क्योंकि संविधान सभा के सदस्य तो आ गए चुन के, और हमने निर्वाचन की प्रक्रिया भी देख ली। कि निर्वाचन भी हुआ था इनका और कुछ कम उन्होंने। तो संविधान सभा के जो हम पदाधिकारी देख रहे हैं, पदाधिकारी कि कौन कौन से पद पर आए थे, तो ये तो हमने देख लिया कि निर्वाचित और मनोनयन, ये चीजें तो हमने पढ़ ली। अब हम पदाधिकारी देखना चाहते हैं। तो जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो सभी सदस्य जब चुने आए, सदस्यों ने जब बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कोई सभापति कौन होगा इसका। तो अस्थायी सभापति के रूप में सबसे जो पहले था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी का चुनाव किया गया। अस्थायी जो सभापति थे 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किया गया था। उसके बाद अस्थायी उपसभापति का चुनाव किया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने खुद ही प्रस्तावित किया था कि भाई मेरी मदद के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए, जो क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो उन्होंने जब मदद मांगी तो अस्थायी उपसभापति का
चुनाव किया गया था और वो थे एस.सी. मुखर्जी, अस्थायी उपसभापति के रूप में हो गया। तो अस्थायी सभापति के रूप में सच्चिदानंद चुने गए थे और जो अस्थायी उपसभापति के रूप में फ्रैंक एंथोनी जी का चुनाव किया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन यह हो रहा था दोस्तों के जो अस्थायी, जो मेरे को अध्यक्ष याद आ रहा था कि वो एस.सी. मुखर्जी रहे होंगे, लेकिन वो एस.सी. मुखर्जी नहीं, वो फ्रैंक एंथोनी थे जो पहली बार चुने गए थे। तो अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी, ये चुन के कहां से आए थे? सीपी बरार से चुन के आए थे, एंग्लो इंडियंस थे। इसके बाद जब तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, तो यह तय किया जाता है कि क्यों ना हम स्थायी अध्यक्ष चुन लें। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया जाता है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया जाता है। फिर स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव करना था कि उपाध्यक्ष कौन चुना जाए। तो उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी का नाम चुना गया। एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और फिर बाद में जब एस.सी. मुखर्जी के बाद जब विभाजन हो गया था, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पुनः दोबारा से एस.सी. मुखर्जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष के साथ एक और जो स्थायी अध्यक्ष था, स्थायी उपाध्यक्ष था, वो चुना गए थे, वो थे बी.टी. कृष्णाचार्य। और बी.टी. कृष्णाचार्य कहां से आते थे? राजस्थान से थे, जयपुर से सदस्य गए थे। तो इस तरीके से जो दो थे, ये स्थायी उपाध्यक्ष तौर पर चुने गए। हमने स्थायी सभापति देख लिया, हमने स्थायी अध्यक्ष देख लिया, और जो स्थायी उपाध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य चुने गए थे। इनके बाद आता है कि संविधान सभा का प्रवक्ता कौन होगा, जो कि जब हम संविधान सभा के बारे में दुनिया को, जो देश को ब्रीफ कर सके कि हमारी जो संविधान सभा है वो कैसे काम कर रही है, हमारी संविधान सभा में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, किस पर विवाद है, यानी कि बाहर मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कौन होगा। तो एक प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन की आवश्यकता थी, और उस भूमिका को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निभा रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ने स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाई कि संविधान सभा के प्रवक्ता। अब संविधान सभा के लिए एक संवैधानिक सलाहकार की भी जरूरत थी, तो वो बी.एन. राव थे, बी.एन. राव साहब थे, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। बी.एन. राव साहब संविधान सभा के, अगर मैं यूं बोलूं कि संविधान सभा के सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान थे, तो कोई कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर बेनेगल बी.एन. राव की अगर देखें कि उन्होंने क्या क्या किया था संविधान सलाहकार के रूप में, तो उन्होंने अपना काम किया ही था। इसके अलावा जो प्रारूप समिति का जो पूरा मसौदा था, बड़ा ड्राफ्ट था, उसको निर्माण करने में इन्होंने भूमिका निभाई थी। प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो बी.एन. राव साहब ने किया था। इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे थे। इसके अलावा इन्होंने यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत की तरफ से इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, और ये किया था 1951-52 की बात है। फिर जो हैदराबाद का जो विषय आया था,
उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी थी सुरक्षा परिषद में। और इन्होंने एक काम किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीश भी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो कुल मिला के जबरदस्त इंटेलेक्चुअल इंसान थे। आईसीएस रहे थे और ये कलकत्ता के उच्च न्यायालय, कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय था उसके न्यायाधीश रहे थे। उसमें भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। तो सोच सकते हैं कि बी एन राव कितने इंटेलिजेंट इंसान रहे होंगे। और बी एन राव साहब के बाद में बात आती है कि सचिव कौन बनाया जाए, सेक्रेटरी कौन हो। तो सेक्रेटरी के रूप में एच वी आर अयंगर से थे, उनको सचिव बनाया गया। तो इस तरह मोटे मोटे के अस्थायी सभापति कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था। अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णाचार्य को स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था। स्पोक्स पर्सन की भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निभाई थी। संविधान सलाहकार बी एन राव रहे थे। और एच वी आर अयंगर जो थे, अयंगर साहब थे, उन्हें सेक्रेटरी सचिव की भूमिका निभाई थी। तो ये मोटे मोटे जो पदाधिकारी थे उनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सदस्य थे कि जो संविधान, ऐसा लगता है कि अगर हम नाम बोले तो ऐसा लगेगा कि वो संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य थे नहीं। तो कौन कौन से थे उनका हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। जैसे बी एन राव इतने संविधान सलाहकार भी रहे हैं, इतने काम उन्होंने किए हैं। तो बी एन राव का नाम देखते ऐसा लगता है कि बी एन राव तो संविधान सभा थी उसके सदस्य रहे होंगे। नहीं दोस्तों, बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी एन राव जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये कहीं से चुन के नहीं आए थे। इसी तरह एक नाम है वो तेज बहादुर सप्रू का। तेज बहादुर सप्रू, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। गांधी जी के नाम से तो सभी परिचित है। ऐसा लगता है कि गांधी के बगैर तो संविधान सभा कैसे रही होगी। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक आता जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। और एक नाम हम देखें तो जेपी नारायण नहीं रहे थे, गांधी जी नहीं रहे थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं रहे थे, और एक रहे विनोबा भावे। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार हम देखें तो मोटे मोटे बी एन राव, तेज बहादुर सप्रू, गांधी, जेपी नारायण और विनोबा भावे वो शख्सियत थी कि सभी लोग इनसे परिचित थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इन्होंने जो पदाधिकारी थे वो ये रहे थे। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन सी जो महिलाएं थी जिन्होंने जो संविधान सभा में चुन के आई थी और जिन्होंने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई थी। तो हम महिलाओं का अध्ययन करते हैं। टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो 15 महिलाएं कहां से चुनी गई थी ये हम देखते हैं। जो संविधान सभा में महिलाएं थी, टोटल इनकी संख्या थी 15। पहले जो विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू की बहन कहा जाता है, विजय लक्ष्मी पंडित ये थी। इन्होंने यूएन महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरे थे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू
ये रही थी पहली राज्यपाल। जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। तीसरा थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये यूपी में पहली महिला सीएम रही थी यूपी में पहली महिला सीएम के रूप में। तो इन तीन का नाम तो ऐसा है कि अगर हम एक बार पढ़ लें विजय लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लगभग हमको याद रह जाता है। टोटल 15 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमको इनको थोड़ी सी ट्रैक लगाने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ में बची हुई में कि आप उसके ट्रैक से याद करने की कोशिश करते हैं जिससे हम उन्हें कभी भूले नहीं। तो मैं कहता हूं कि दुर्गा माँ, जो दुर्गा माँ थी, इसने अपनी लीला दिखाई। जब दुर्गा ने लीला दिखाई तो अमृत बटा, और ये अमृत 3 के हिस्से में आया। ये अमृत 3 के हिस्से में आया था। वो थी कमला, हंसा और एक रेणुका। कमला, हंसा और रेणुका के हिस्से में बना। और ये जो अमृत बटा था ये पूर्णिमा को बटा था, जिससे ये जो 3 थी ये कैसी हो गई, मालामाल हो गई, आलती हो गई। दुर्गा, लीला, अमृत। अमृत का मतलब हम जो राजकुमारी अमृता कौर थी उनको कनेक्ट करेंगे अमृत से। लीला राय को जानते हैं सब। कमला, हंसा, रेणुका, पूर्णिमा बनर्जी थी और मालती चौधरी थी। तो इस तरीके से हम इन जो बची हुई महिलाएं थी इनका नाम याद रख सकते हैं। लेकिन जो राजकुमारी अमृता कौर थी इनके बारे में बड़ा ही फेमस एक किस्सा रहा था, बड़ा लोकप्रिय किस्सा रहा था। कि वो किस्सा था कि जब स्वामी केशवानंद जी थे, जब वो संसद से बाहर निकले तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या है वो किताबों का बोझा लिया हुआ था। किताबें रास्ते से खरीदी थी तो उनके पास बोझा था। और जो राजकुमारी अमृता कौर थी वो बड़ी ही जो रिच फैमिली से थी, रिच थी, उनके पास बड़ी रॉयल गाड़ियां थी। तो अमृता, जो राजकुमारी अमृता कौर थी, पीछे से गाड़ी लाके वो हॉर्न बजाती हैं और बाबा जी से बोलते हैं स्वामी जी आइए हम आपको छोड़ देंगे आगे। तो दोस्तों स्वामी केशवानंद जी का जो ये वाक्य था वाकई एक कहते हैं कि अपना आत्म स्वाभिमान है उनकी, जो उन्होंने बड़ा ही संदेश दिया था। तो केशवानंद जी कहते हैं कि मैडम अगर आज आप छोड़ देंगे तो कल कौन छोड़ेगा। तो ये बड़ा ही एक कहते हैं ना कि आत्म स्वाभिमान की जो बात है, सेल्फ डिपेंडेंट की बात है, वो स्वामी केशवानंद जी हमें सीख देते हैं। और ऐसी बात हमें जो नाना पाटेकर की जो पिक्चर थी क्रांतिवीर, वहां भी दिखाई देता है। जब एक औरत की माँ की इज्जत लौट रही थी तो एक बच्चा उनके पास आता है तो वो उनसे मदद मांगता है। तो नाना पाटेकर हंसते हुए बोलता है कि अगर आज मैं बचा लूंगा तो कल कौन बचाएगा। तो इस तरह बड़ा ही राजकुमारी अमृता कौर को हम याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं मुझे लगता है। दुर्गा बाई याद रहेगा, लीला राय थी, कमला चौधरी थी, हंसा मेहता थी, रेणुका चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी थी, मालती चौधरी थी। अब बची 4 महिलाएं। उन 4 का बड़ा वन बाई वन अध्ययन करते हैं। एक थी अम्बू स्वामीनाथन। अम्बू स्वामीनाथन, जो अम्बू स्वामीनाथन थे, अगर थोड़ा स्वामीनाथन का नाम अगर याद है तो मेरे को लगता है कि अम्बू स्वामीनाथन को बिल्कुल नहीं भूलोगे, अम्बू स्वामीनाथन याद रह जाएंगे। 5वें थे बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो बेगम एजाज रसूल, इनको भी कोई बोलने का वो नहीं है कि नाम से बेगम एजाज रसूल, और एक मुस्लिम लीग के द्वारा इन्हें भेजा गया था। तो एकमात्र महिला जो मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया था वो बेगम एजाज रसूल थी। और एक दलित महिला,
बेला युदन, बेला युदन जो एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला थी। अब एक नाम बचता है एनी मस्करीनी का, जो कि देसी रियासतों से चुनी गई थी। एनी मस्करीनी देसी रियासतों से चुनी गई एकमात्र महिला, मतलब एकमात्र महिला थी जो देसी रियासतों से, वैसे इनका चुनाव कोच्चि और त्रावणकोर से हुआ था, ये कोच्चि और त्रावणकोर से चुनी गई थी। और दक्षिणी बेला युदन थी, वो एकमात्र दलित महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र दलित महिला कौन थी संविधान सभा में, तो दक्षिणी बेला युदन। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम लीग से थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और अमू स्वामीनाथन, थोड़े स्वामीनाथन के नाम से याद रख सकते हैं। विजय लक्ष्मी सरोजनी सुचेता, ये तो याद रहेंगे। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। दुर्गा ने लीला दिखाई, जब लीला दिखाई तो अमृत बटा, और अमृत 3 के हिस्से में आया, कमला, हंसा और रेणुका, और ये मिला था पूर्णिमा को, तो वो मालामाल हो गई, मालती हो गई। दुर्गा बाई, लीला राय, राजकुमारी अमृता कौर, कमला हंसा रेणुका, हंसा मेहता थी, पूर्णिमा बनर्जी थी और मालती चौधरी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि जो महिलाओं के नाम है आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गए, याद हो गए होंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से सदस्य चुने गए थे। तो राजस्थान में से जो सदस्य चुने गए थे, ये थोड़ा सा विवाद की बात है कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग संख्या देखने को मिलती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसी को फॉलो करना चाहिए। और राज्यसभा की जो वेबसाइट है वो मानती है टोटल 11 सदस्य चुने गए थे, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी अलग अलग है। तो ये समझते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। तो पहले तो हम इनकी संख्या को देखते हैं, बाद में डाउट हम बाद में क्लियर करेंगे कहाँ से कौन कौन से थे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो रियासत थी जयपुर रियासत, उससे देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो पहला जयपुर, जयपुर रियासत से हीरालाल शास्त्री को तो सभी जानते हैं, कोई नहीं भूलता है। हीरालाल शास्त्री को सब जानते हैं, बीटी कृष्णाचार्य को भी जानते हैं। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, बीटी कृष्णाचार्य। अब एक नाम बचता है, वो खिजड़ी से चुने गए थे और उनका नाम था सरदार सिंह। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी ये दो नाम तो याद रहते ही हैं। सरदार सिंह जो खिजड़ी से थे। तो इस तरह हीरालाल शास्त्री, बीटी कृष्णाचार्य और सरदार सिंह थे। इसके बाद आता है जोधपुर से कौन कौन थे। तो जोधपुर से दो नाम थे, जयनारायण व्यास तो सभी जानते हैं, CS वेंकटाचार्य उस पर थोड़ा विवाद है। जोधपुर से अगर हम जोधपुर से देखें तो जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास जिनको राजस्थान का JP भी बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। और CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य। राज्यसभा की जो वेबसाइट है इनका नाम उसमें नहीं है, जयनारायण व्यास का है, लेकिन हम लिख तो लेते हैं। उसके बाद आता है जोधपुर के बाद आता है कि बीकानेर से कौन था। तीसरा बीकानेर,
बीकानेर से दोस्तों चुने गए थे जसवंत सिंह और जसवंत सिंह थे और वो थे केएस पडिक्कर। लेकिन केएस पडिक्कर का नाम भी राज्यसभा की वेबसाइट में नहीं है। जसवंत सिंह का नाम तो है, केएस पडिक्कर का नाम जो राज्यसभा की वेबसाइट है इस पे नहीं है। इसके बाद हम उदयपुर की बात करते हैं तो वहां से बलवंत सिंह और माणिकलाल वर्मा का नाम चुना गया था। बलवंत सिंह और माणिकलाल वर्मा उदयपुर से। बलवंत सिंह माणिकलाल वर्मा। अब एक नाम और है उदयपुर से जो चुना गया था, विजयार्घ गावाचार्य जो नाम था, संदीप विजय गावाचार्य, उनका जो नाम था, इनका नाम भी राज्यसभा की साइड में नहीं है। तो सीएस वेंकटाचार्य, केएस पडिक्कर, टी विजयार्घ, इनका नाम जो राज्यसभा की वेबसाइट पर वो नहीं मिलता है। इसके अलावा बाकी तो सब सिंपल है। जैसे हम कोटा की बात करते हैं तो कोटा से था दलेल सिंह, दलेल सिंह का नाम था। फिर शाहपुरा, अगर भीलवाड़ा की बात करें कि शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन चुने गए थे, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुललाल असावा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा है यहां से चुने गए थे गोकुललाल असावा। कोटा से दलेल सिंह, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुललाल असावा। अब दो नाम और बचे, एक अलवर और भरतपुर। अलवर से जो चुने गए थे वो थे रामचंद्र उपाध्याय और भरतपुर से जो चुने गए थे उनका नाम था राजबहादुर। तो रामचंद्र उपाध्याय अलवर से जो चुने गए थे, रामचंद्र उपाध्याय। जो भरतपुर से थे बहादुर का नाम था। अब इनके अलावा टोटल सीएस वेंकटाचार्य, केएस पडिक्कर और टी विजयार्घाचार्य को हटा दें तो टोटल बैठते हैं 11 सदस्य। टोटल है 11 सदस्य। अगर इन तीन को और मिला लें तो टोटल बैठते हैं 14 सदस्य। लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पे 11 का उल्लेख है तो 11 ही मान के चले, मैं तो यही कहूंगा। अब दो नाम और हैं, एक तो था मुकुट बिहारी भार्गव का और एक नाम है जो सिरोही से थे, गोकुल भाई भट्ट का नाम, गोकुल भाई भट्ट। अब ये जो चुने गए थे क्योंकि सिरोही से थे और सिरोही उस समय किसमें था, तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसमें वो बंबई का हिस्सा था। तो ये राजस्थान से नहीं थे, ये बंबई से गए थे। और जो मुकुट बिहारी भार्गव की बात करते हैं, मुकुट बिहारी भार्गव की बात करते हैं, ये अजमेर और मेरवाड़ा से थे। और अजमेर और मेरवाड़ा उस समय राजस्थान का हिस्सा नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा नहीं था। ये क्या था, चीफ कमिश्नरी थी उस समय, तो इसको राजस्थान का हिस्सा ना मानो। तो इस तरह दो नाम है, गोकुल भाई भट्ट और मुकुट बिहारी भार्गव, ये दो अलग हैं। और इनका एक बार रिपीट कर लेते हैं फास्टली। जयपुर से हीरालाल शास्त्री, बीटी कृष्णाचार्य,
और सरदार सिंह थे। जोधपुर से जयनारायण व्यास थे, इनको याद रखें। और CS वेंकटाचार्य, इनको भी याद रख सकते हैं। बीकानेर से जसवंत सिंह थे, KS पणिक्कर। और उदयपुर से थे बलवंत सिंह माणिकलाल वर्मा और T विजयाचार्य। कोटा से दलेल सिंह, सापुरा भीलवाड़ा से गोकुलदास असावा, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय थे। और भरतपुर से थे उदय राज बहादुर, का नाम था थे राज बहादुर, राव नहीं है, राज है, भरतपुर का राजा राज बहादुर जी। और गोकुल भाई भट्ट बम्बई से थे और मुकुल बिहारी भार्गव अजमेर मेवाड़ से। तो इस तरीके से हमने आज सदस्य पढ़े, संविधान सभा के पदाधिकारी पढ़े, उसके बाद महिलाओं ने कौन कौन सी महिलाएं रही थी 15, उनके नाम पढ़े। और अब पढ़े कि राजस्थान में टोटल 11 जो सदस्य चुन के गए थे वो कौन कौन से थे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।